प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। उम्मीद है आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, आशावान होंगे, ऊर्जावान होंगे और खुद को बलवान महसूस कर रहे होंगे। और एम लक्ष्मीकांत बुक पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था या संविधान को पढ़ने के लिए आप जो है तैयार होंगे। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से अपने मित्रों को भी इनवाइट कीजिए। अर्पिता वर्मा, पारुल यादव, आलोक पाल, सार्थक, नीलम देवी। वेरी गुड, वेलकम बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं पहले। एम लक्ष्मीकांत बुक की पॉलिटी यानी राजनीतिक व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है, यानी कि चौथी क्लास। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणतांत्रिक व्यवस्था यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक घटक, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत एक गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बच्चों, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम पहली 11 कक्षाओं में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस दौरान, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि पहली 11 कक्षाओं में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 3 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है और इसके बाद हमें जो है क्लासेस लगातार जारी रखनी है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था अपनी पुस्तक को जानो, यानी एम लक्ष्मीकांत बुक के बारे में हमने उस क्लास में काफ़ी डिटेल में जाना था कि ये बुक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस बुक की राजनीतिक व्यवस्था को आधार बनाकर हम क्यों पढ़ रहे हैं और सिविल सेवा के लिए ये बुक विशेष रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली क्लास में हमने संविधानवाद, जिसे संवैधानिकता भी बोलते हैं, उसको पढ़ा। यानी संविधानवाद जिसको संवैधानिकता भी बोलते हैं। और ये हमारी जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसका चैप्टर 3 है। संविधान की अवधारणा, इस नाम से ये अध्याय है एम लक्ष्मीकांत बुक में, तीसरे नंबर पर। ये हम पढ़ चुके हैं कक्षा 2 में। उसके बाद हमने कल जो क्लास करी वो थी लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। आज हमारी जो क्लास है चौथी क्लास वो है गणतांत्रिक व्यवस्था यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम। आज की हमारी जो क्लास है वो इसी नाम से एम लक्ष्मीकांत बुक में किसी एक अध्याय के रूप में नहीं दी गई है। गणतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े अनुच्छेद से जुड़ी बातें, सिद्धांत वगैरह एम लक्ष्मीकांत बुक के कई अध्यायों में बिखरे हुए रूप में हैं। लेकिन जब हम एम लक्ष्मीकांत बुक जैसी प्रभावशाली बुक को पढ़ने वाले हैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, राजनीतिक सिद्धांत जिन पर हमारा संविधान आधारित है, उनको हम स्टार्ट में थोड़ा पढ़ के, समझ के, उनकी स्टोरी को सुन के और उनमें इंटरेस्ट जगाते हुए हम आगे बढ़ें। इसीलिए आज हम गणतांत्रिक व्यवस्था पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी कल वो होगी संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। और ये आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 14 है। उसके बाद हमारी जो छठी क्लास होगी वो होगी संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंटेरी सिस्टम। और ये आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 13 है। इसी तरह हम एक एक क्लास के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जो प्रथम 11 कक्षाएं आप देख रहे हैं, इनका उद्देश्य है आपका बेस तैयार करना। यानी राजनीतिक व्यवस्था आप पढ़ें भारत की, वैश्विक स्तर पर तुलना करते हुए उसको पढ़ें, विश्लेषण करते हुए उसको पढ़ें और समझें
इसके लिए जरूरी है कि आपका एक बेस तैयार किया जाए, आपका इंटरेस्ट जगाया जाए, आपको समझने के लिए एक आधारभूत फाउंडेशन तैयार करी जाए। और ये जो 11 कक्षाएं हैं, इनका मकसद यही है कि आपका एक बेस तैयार किया जाए, जिसके आधार पर आपको आगे जब हम एम लक्ष्मीकांत बुक में एक एक अध्याय को क्रमिक रूप से करते हुए चलेंगे, तो उस समय आपको समझने में कोई समस्या ना हो, हमारी एक समझने की गति भी निकल के आए और सब कुछ आप आत्मसात करते हुए चलो, पॉलिटिकल सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशन। तो आज की क्लास जो हमारी 4th क्लास है, उसमें हम गणतांत्रिक व्यवस्था को पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। अनु गौतम, वेलकम आप सभी बच्चों का। चलिए शुरू करते हैं। भारत गणतंत्र क्यों है, या इसी बात को दूसरे तरीके से कहें कि भारत ने किस तरह की गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, या एक और तरीके से कह सकते हैं कि भारत ने जिस गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। भारत ने जिस गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है उसको किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने इस स्लाइड में मौजूद हैं। भारत ने जिस गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या है बच्चों? लोकतांत्रिक गणतंत्र। और गणतंत्र को ही गणराज्य भी कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस राज्य ने, जिस स्टेट ने रिपब्लिकन सिस्टम को अपनाया है, गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, उसे हम गणराज्य कह सकते हैं। भारत में अपनाया गया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। गणतंत्र के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे लोकतंत्र के कई प्रकार होते हैं। काफी सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जहां पे गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन सभी देशों में गणतंत्र की परिभाषा अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग है। इंस्टीट्यूशंस जो गणतांत्रिक हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, उनको हम समझेंगे आज की क्लास में कि क्या क्या वेरिएशंस हैं गणतांत्रिक व्यवस्था को लेकर दुनिया में। फिलहाल भारत में जो गणतांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई है उसको एक बार समझ लेते हैं। भारत ने जो गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है उसकी 3 फीचर्स हैं, 1, 2 और 3। और ये जो डेफिनेशन है गणतंत्र की, जिसको भारत के संविधान निर्माताओं ने अपनाया है, इंप्लीमेंट किया है, ये काफी ब्रॉड डेफिनेशन है गणतंत्र की। एक नैरो डेफिनेशन भी है गणतंत्र की, संकीर्ण परिभाषा। आप ये देखिए कि भारत भी एक गणतंत्र है और उत्तर कोरिया जैसा देश भी एक गणतंत्र है। भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र है, उत्तर कोरिया अलोकतांत्रिक गणतंत्र है, लेकिन दोनों देश गणतंत्र कहे जाते हैं। इसका कारण यह है कि भारत ने गणतंत्र की जो परिभाषा अपनाई है वो एक वाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, डीप डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन बेसिकली गणतंत्र की नहीं, लोकतांत्रिक गणतंत्र की है, जिसको हम अभी समझेंगे। उत्तर कोरिया जैसे देशों ने गणतंत्र की जो परिभाषा अपनाई है वो बहुत ही नैरो है, संकीर्ण है, उसको भी हम आज की क्लास में समझेंगे। भारतीय गणतंत्र की 3 विशेषताएं हैं। पहला है निर्वाचित राज्याध्यक्ष, यानी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। भारत राज्य यानी इंडियन स्टेट का जो हेड ऑफ स्टेट है यानी राज्याध्यक्ष है, जिसको हम राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा
निर्वाचित होते हैं। भारत की जनता चुनती है उनको अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और उनको निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी 5 वर्षों के लिए आमतौर पर। गणतंत्र की परिभाषा का एक पहलू भारत में यह हुआ कि राज्याध्यक्ष जो है वो निर्वाचित है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड है। दूसरा जो इसका घटक है परिभाषा का वो है कि राजनीतिक संप्रभुता वो लोगों में है, यानी पॉलिटिकल सोवर्निटी जो है वो पीपल में है। ये आप जानते हो, प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत के लिए ये संवैधानिक लक्ष्य निश्चित करते हैं अपनी संविधान सभा के माध्यम से। चुनावों में भारत की जनता वोट देती है और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन चलाती है, यानी कि राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सोवर्निटी, इसका अर्थ है राजनीतिक निर्णय लेने की अंतिम फाइनल सुप्रीम पावर वो देश की जनता में है, यानी राजनीतिक संप्रभुता जनता में है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो घटक है गणतंत्र की परिभाषा का, जिस परिभाषा को भारत में इंप्लीमेंट किया गया है, वो है किसी विशेषाधिकारी वर्ग की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। भारत में कोई प्रिविलेज्ड क्लास मौजूद नहीं है जिसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो। सभी नागरिक हैं, सभी समान हैं, कानून का शासन है। आर्टिकल 14 यानी 14 के अंतर्गत जो है विधि के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत किसी आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। आर्टिकल 16 के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी किस्म के भेदभाव का निषेध किया गया है। सभी नागरिकों को एक मत डालने का अधिकार है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भारत के सभी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पद के लिए भारत के सभी नागरिक अगर न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी सरकारी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यह आपको क्लियर है। राजनीतिक संप्रभुता जो है वो लोगों में है, किसी एक व्यक्ति जैसे राजा या रानी में नहीं है। यह आपको क्लियर है। इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जा रहा है कि भारत में गणतंत्र का जो रूप अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, और उसकी परिभाषा के 3 घटक हैं। राज्याध्यक्ष निर्वाचित है, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में है, और किसी विशेषाधिकारी वर्ग की अनुपस्थिति है। आपको क्लियर है कि भारत में किस तरह का गणतंत्र अपनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र की जो परिभाषा भारत ने अपनाई है, जो सिस्टम भारत ने अपनाया है, उसके 3 घटक हमने देखे। अब भारत के संविधान के प्रावधानों में या प्रस्तावना में जाकर हम ये देख लेते हैं एक बार कि संविधान में ऐसा क्या क्या लिखा गया है जो इस तरह की गणतांत्रिक व्यवस्था निकल कर आई है, इस तरह की गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद हैं उनमें से कुछ अनुच्छेद जो आज की क्लास के लिए रिलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 जिसमें संघ के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, उसका अध्याय 1 जिसमें कार्यपालिका की बात की गई है, यानी भारत के संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 जिसमें संघीय कार्यपालिका के संबंध में अनुच्छेद दिए गए हैं, वहां पर भारत के राष्ट्रपति के संबंध में
अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन है कि राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या संवैधानिक प्रोविजंस हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक हेड ऑफ स्टेट होगा जिसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। यह आर्टिकल 52 में है। उसके बाद अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पद में निहित होगी। और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संघ की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की बात करी गई है कि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होंगे एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा निर्वाचित होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं भारत की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। आपको क्लियर है? अब गणतांत्रिक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इन अनुच्छेदों को देख रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत का राष्ट्रपति भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहा है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का राज्याध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट को निर्वाचित कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण बात है गणतंत्र होने के नजरिए से। उसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 56। इसमें कार्यकाल की बात की गई है। राष्ट्रपति को एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और जिस दिन कोई नया राष्ट्रपति अपने ऑफिस में प्रवेश करता है उस दिन से 5 वर्षों तक वो राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। लेकिन अगर वो संविधान का उल्लंघन करे तो महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ये जो हटाने वाला प्रावधान है महाभियोग का, ये अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है इस आधार पर यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया है। यह बात अनुच्छेद 56 में है। अब यहां अगर हम गणतांत्रिक नजरिए से देखें तो यह बात महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जा रहा है। राष्ट्रपति यानी राज्याध्यक्ष को केवल 5 वर्षों के लिए एक बार में निर्वाचित किया जा रहा है और 5 वर्ष भी निश्चित नहीं है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करके। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनः निर्वाचन हो सकता है। कोई व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति रहा हो वो दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और एक से अधिक बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार बन सकता है ये भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 58 में अर्हताएं दी गई हैं। भारत के कौन से नागरिक राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, ये अर्हताएं दी गई हैं। इनमें शामिल है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए यानी लोकसभा सांसद बनने के लिए चुनाव के माध्यम से सभी योग्यताएं रखता हो और लाभ के किसी पद पर न हो। ये 4 शर्तें हैं, ये 4 अर्हताएं हैं। इनको अगर कोई भारत का नागरिक पूरा करता है तो वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अब गणतांत्रिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो कितनी क्लियर बात है कि भारत का कोई भी नागरिक
जो इन 4 शर्तों को पूरा करता है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है चुनावों के माध्यम से, अगर वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 61 देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, संविधान के उल्लंघन के आरोप में उसको हटाया जाए, तो महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। अब गणतांत्रिक परिभाषा या गणतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के नजरिए से देखें तो भारत का राज्याध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हो रहा है, जनता के द्वारा निर्वाचित हो रहा है, अनिश्चित काल के लिए नहीं, केवल 5 वर्षों के एक कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो रहा है। यह भी एक बात है कि वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन लड़ना पड़ेगा चुनाव ही 5 साल से ज्यादा अगर उसको रहना है तो, नॉर्मल सिचुएशन में। इसके अलावा उसको कभी भी हटाया जा सकता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, और उसको हटाने का जो प्रोसेस है उसे महाभियोग नाम दिया गया है। अब यहां एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा जो जरूरी होती है यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जामों के लेवल पर, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे कंफ्यूजन जो होते हैं वो आंसर गलत करा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने अभी अभी डिस्कस किया, बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आप सभी के। आर्टिकल 61, रूपाली दुबे, वेरी गुड। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर 5 साल से पहले ही हटाया जा सकता है, तो ये बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या आंसर दोगे? 56, 56, 56, एक आंसर मुझे मिला 56। देखो यहां कंफ्यूज नहीं करना है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है। ये शक्ति आर्टिकल 56 में है, और महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का प्रोसेस, ये आर्टिकल 61 में है। तो इन दोनों चीजों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रहिए कि महाभियोग के लिए आर्टिकल 56 में क्या लिखा हुआ है और महाभियोग के लिए आर्टिकल 61 में क्या लिखा हुआ है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। वापस आते हैं अपने गणतांत्रिक व्यवस्था के मुद्दे पर। तो आपने देखा कि भारत का जो राज्याध्यक्ष है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं है, वो निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, 5 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होता है। संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको हटाया जा सकता है, उसकी कुछ निश्चित अर्हताएं हैं। भारत का कोई भी नागरिक अगर वे अर्हताएं रखता है तो वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो अनुच्छेद हैं ये बिल्कुल एक्सप्लिसिट वे में, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ओपन तरीके से, मुखर तरीके से भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करते हैं। और 3 जो घटक हमने देखे अपनी गणतांत्रिक व्यवस्था की परिभाषा के इससे पहली स्लाइड में, यहां पर उनमें से ये कंप्लीट होता है बिल्कुल। अभी हमने अगली स्लाइड में देखा ये वाली बात, ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है। अब इन दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों की पड़ताल करेंगे कि संविधान में ऐसा क्या है जिससे ये दोनों बातें भी सुनिश्चित हो रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत के संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका यानी प्रस्तावना। प्रिएम्बल, प्रिएम्बल को एक बार पढ़ते हैं।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक ऐसा संविधान जो संविधान सभा ने बनाया है, जिसमें भारत के लोग शामिल हैं, हम ही संविधान बना रहे हैं, और संविधान में क्या क्या राजनीतिक संरचनाएं हम स्थापित कर रहे हैं या राजनीतिक सिद्धांतों को हम स्वीकार कर रहे हैं, ये भी हम ही निर्धारित कर रहे हैं। और जो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक संस्थाएं हम अपना रहे हैं, उनमें से एक है गणराज्य, यानी भारत को हम गणराज्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं, गणतंत्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं संविधान के माध्यम से। और ये बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखी गई है। क्लियर है? अब यहां पे बात देखनी है कि गणराज्य किस प्रकार का, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य के, गणतंत्र के विभिन्न रूप दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर अपनाए गए, इंप्लीमेंट किए गए, उनकी अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। भारत ने गणतंत्र का जो रूप अपनाया है वो है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, और भारत ने लोकतंत्र का जो रूप अपनाया है वो है गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। यानी दोनों की फीचर को मिलाकर भारत में सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है, सिस्टम को डिजाइन किया गया है, पॉलिटिकल सिस्टम को। यहां पर आपको क्लियर है कि प्रस्तावना में ही गणराज्य के रूप में भारत को स्थापित करने के उद्देश्य, संवैधानिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य की बिल्कुल खुलकर घोषणा हो रही है। इसके अलावा हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान में ऐसे प्रावधान कर रहे हैं, इससे क्लियर होता है कि राजनीतिक संप्रभुता जनता में है, भारत के लोगों में है। संविधान सभा के भंग होने के बाद भी भारत के लोग ही हैं जो विधायिकाओं में पहुंचते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनमें से कार्यपालिका का गठन होता है, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बना के रखा जाता है संसदीय व्यवस्था में। और पूरी तरह से सैद्धांतिक स्तर पर देखें और व्यवहारिक स्तर पर भी देखें तो भारत जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जवाबदेह सरकार वाला देश बन के उभरता है। अर्थात राजनीतिक संप्रभुता वो जनता में है। यहां पे क्लियर आपको हो जाता है कि भारत में जो गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई उसका दूसरा घटक भी भारत का संविधान बिल्कुल मुखर रूप से डिक्लेयर करता है। अब तीसरा जो घटक है गणतांत्रिक व्यवस्था की डेफिनेशन का जो भारत में अपनाया गया, यानी कि किसी विशेषाधिकारी वर्ग की अनुपस्थिति, किसी प्रिविलेज्ड क्लास की अनुपस्थिति, इसको देख लेते हैं संविधान में। संविधान में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे ये स्थापित होता है कि भारत में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है संवैधानिक नजरिए से। सबसे पहले तो इस उद्देश्य से हम उद्देशिका को ही देख लेते हैं। उद्देशिका में आपको यहां आना होगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी समाज में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समानता स्थापित हो जाए, समानता, अगर किसी देश का संविधान संवैधानिक उद्देश्य घोषित करे कि
इस संविधान के माध्यम से इस देश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करी जाएगी जिसमें स्टेटस और अपॉर्चुनिटी यानी कि दर्जा या स्तर की समानता होगी और साथ ही अवसर की समानता होगी। तो क्या संवैधानिक नजरिए से कोई प्रिविलेज्ड क्लास बचेगी उस देश में? क्योंकि सभी तो समान हो जाएंगे। अगर सभी का स्टेटस समान है, अगर सभी का दर्जा, सभी का स्तर समान है, तो क्या कोई विशेषाधिकारी वर्ग बचेगा संवैधानिक नजरिए से? अगर सभी को अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की समानता है, यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठकर किसी भी संवैधानिक पद पर या सार्वजनिक पद पर पहुंच सकता है, तो क्या कोई विशेषाधिकारी वर्ग बचा संवैधानिक नजरिए से? आप बताइए, हां या ना। इसके अलावा संविधान के अंदर अगर हम जाकर देखें तो आर्टिकल 14 है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून के समक्ष समानता और कानून के द्वारा समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में जाइए तो किसी भी आधार पर, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे लिंग हो, उसके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, यानी सबको समान बना दिया गया है। आर्टिकल 16 में जाइए, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक पद के लिए किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। हालांकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, अपवाद हैं, अफर्मेटिव एक्शन है, सकारात्मक कार्रवाई है जिसे आरक्षण माना जाता है, वो एक अलग बात है, वो भी हमारे संविधान का एक मजबूत पहलू है, उसकी बात आज नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 अस्य पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति की घोषणा करने वाला आर्टिकल 17, क्या ये सभी आर्टिकल समानता की स्थापना नहीं करते हैं? क्या ये सभी आर्टिकल जब इंप्लीमेंट होते हैं तो क्या कोई विशेषाधिकारी वर्ग बचता है? नहीं बचता। और यहीं पर गणतंत्र की जो परिभाषा भारत ने अपनाई, गणतांत्रिक व्यवस्था जो भारत ने अपनाई, उसका तीसरा घटक भी एकदम सेटिस्फाई हो जाता है पूरी तरह से। अभी हमने जो बात करी उसके आधार पर गणतंत्र के जो ये 3 घटक हमने देखे थे, ये भारत के संविधान में बिल्कुल मुखर रूप से घोषित किए गए हैं, अनुच्छेदों में, प्रस्तावना में और न्यायिक निर्णयों में भी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गणतंत्र का एक और पहलू मैं आपको बताता हूं जो भारत में गणतंत्र को बहुत ही मजबूती से स्थापित करता है और भारत की राजनीतिक व्यवस्था का इंटीग्रल पार्ट उसको घोषित करता है। आप सभी जानते होंगे, कभी ना कभी आपने सुना होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 का। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में निर्णय दिया था 24 अप्रैल 1973 को। और ये जो निर्णय था, ये भारत के संवैधानिक इतिहास, भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी कि संसद को अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 में दी गई प्रक्रिया का पालन करके पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान की मौलिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने घोषित किया था कि संविधान को अमेंड करने की जो शक्ति है वो संविधान को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति नहीं है। यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, लेकिन संविधान को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। और इसीलिए पूरे संविधान में संशोधन संभव है। संविधान का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन
कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ मूलभूत तत्व ऐसे हैं, पॉलिटिकल तत्व, पॉलिटिकल सिद्धांत, संवैधानिक सिद्धांत, जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना है। और मौलिक संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी, जुडिशरी इसकी परमिशन नहीं देगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मौलिक संरचना सिद्धांत की घोषणा करी गई थी इस फैसले में, केशवानंद भारती फैसले में। और इसी फैसले में दो और महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। एक तो यह थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। पहले यह प्रश्न रहता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इस प्रश्न से, इस मामले से पहले की स्थिति यह थी कि एक बार कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना अलग है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना यानी प्रियम्बल भारत के संविधान का भाग है। ठीक है, इससे यह क्लियर हो गया कि अब जो है संसद जो है वो प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, क्योंकि वो पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ इस फैसले से कि प्रस्तावना में अगर कुछ ऐसा है जो भारत के संविधान की मौलिक संरचना से जुड़ा हुआ है, अगर प्रस्तावना में कुछ ऐसा है जो भारत की संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा है, तो उसको अमेंड, संशोधित नहीं किया जा सकता। और मौलिक संरचना है क्या, मौलिक संरचना में क्या क्या आता है, और इसी तरह से क्या है जिसे संसद संशोधित नहीं कर सकती, इसका फैसला करेगी कोर्ट, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और केस बाय केस देखेगी, जैसे जैसे उसके सामने केसेस आएंगे वो डिसाइड करेगी कि फला चीज, ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है, और इस आधार पर डिसाइड होगा कि उसमें संसद संशोधन कर सकती है या कि नहीं कर सकती है। क्लियर है? केशवानंद भारती मामले में ही एक बात और कही उच्चतम न्यायालय ने। उसने कहा कि प्रस्तावना में घोषित उद्देश्य मौलिक संरचना का भाग हैं। अब मैं एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूं जहां पर हमारी क्लास है, यानी गणतांत्रिक व्यवस्था। दो बातें कही, मैं फिर से दोहरा देता हूं। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ, 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्लियर? प्रस्तावना में घोषित उद्देश्य मौलिक संरचना का भाग है, यानी प्रस्तावना में जो उद्देश्य घोषित किए गए हैं वे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट हैं, मौलिक संरचना का भाग हैं, और इसीलिए संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर है? अब मैं एक स्लाइड बैक जाना चाहूंगा, तो मैं आपके सामने प्रस्तावना लगा रहा हूं यहां पे। अब यहां देखिए कि प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य घोषित किए गए हैं जिनको उच्चतम न्यायालय ने मौलिक संरचना का भाग बता दिया है। उनमें शामिल है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके अलावा भी हैं, लेकिन आज की क्लास में इन्हीं की बात करते हैं। तो केशवानंद भारती केस के बाद की स्थिति यह है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, लोकतंत्रात्मक राज्य है और गणतंत्रात्मक राज्य है। ये भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने केशवानंद भारती केस के मामले में ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी गणतंत्र, जिसको हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। केशवानंद भारती मामले के बाद की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है।
आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहां तीन चीजें देखी, भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में आपने तीन चीजें देखी। तीन घटक हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था के। उन तीन घटकों में तीनों को हमने भारत के संविधान के अनुच्छेदों में, प्रस्तावना में और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णयों में भी जाके पुष्ट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं मान के चलता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में है तो कैसी है, संविधान में कहां कहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करी गई है, कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आए हैं जिन्होंने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को इतना मजबूती दी है कि अब वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। क्लियर है? अब अगले पक्ष की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा वैश्विक वैश्विक परिवेश की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक संदर्भ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्व में कहां कहां कैसे कैसे गणतंत्र प्रचलित हैं, स्थापित हैं। ये राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो विश्व में तमाम देशों में अलग अलग तरीके से लागू हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ना तो लोकतंत्र है और ना ही गणतंत्र, ना तो लोकतंत्र है और ना ही गणतंत्र। और ऐसे देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको क्या बोलेंगे, आप बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए कि जिन देशों में ना तो लोकतंत्र है और ना ही गणतंत्र है, तो उन देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको हम क्या बोलेंगे। नीलू यादव, कीर्ति सिंह, अनुराधा, धर्मेंद्र कुमार, बताइए बच्चों। जिन देशों में ना तो गणतंत्र है और ना ही लोकतंत्र है, तो जो राजनीतिक व्यवस्था उन देशों में होगी उसे हम क्या बोलेंगे। बताइए बच्चों। मंजू, निषाद, निरंकुश, ठीक है, गुड। तानाशाही भी कुछ हद तक सही है। देखिए, तानाशाही तो गणतंत्रात्मक भी हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गणतंत्रात्मक तानाशाही वाले देश तो काफी रहे हैं, अभी भी हैं। चलिए मैं इसका उत्तर देता हूं आपको। तानाशाही गणतंत्रात्मक भी हो सकती है, ये हम क्लियर करेंगे, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जिस देश में लोकतंत्र ना हो और गणतंत्र भी ना हो, तो उस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसको बोला जाएगा निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। देखिए दो शब्द हैं, निरंकुश, अगर शासक हो गया निरंकुश तो व्यवस्था हो गई अलोकतांत्रिक। और राजतंत्र अगर है तो राजतंत्र तो वंशानुगत होता है, आप जानते हैं। और अगर वंशानुगत हो गया शासक तो वो गणतंत्र तो बचा नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर निरंकुश है तो लोकतंत्र समाप्त, अगर राजतंत्र है तो गणतंत्र भी नहीं होगा। क्लियर है आपको ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ऐसे देशों को क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए। ऐसे देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऐसी व्यवस्था किस देश में है? ऐसी व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम में है।
बहुत सारे देशों में है। लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ऐसी व्यवस्था काफी देशों में है। जैसे अगर हम पूर्व से मैप में पूर्व से देखते हुए चलें तो जापान, जापान में हेड ऑफ स्टेट जो है वो किंग है, राजा, वंशानुगत राजा। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम वहां डेमोक्रेटिक है, यानी जो रूल करने की एक्चुअल पावर है वो जनप्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री में है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। जापान हो गया आपका उदाहरण संवैधानिक राजतंत्र का। इसके अलावा आपका थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। उसके बाद आप चलेंगे तो यूरोप में चले जाइए, यूरोप में यूनाइटेड किंगडम हो गया सबसे फेमस एग्जाम्पल। बहुत सारे देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, इसके अलावा आपका नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, स्पेन है। इन सभी देशों में राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र है सिर्फ नॉमिनल फॉर्म में, यानी उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही है जैसे भारत में राष्ट्रपति, जिसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है, सेरेमोनियल पावर्स हैं। तो आपने देखा कि लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट, राज्याध्यक्ष जो है वो चुना नहीं जाता, वो निर्वाचित नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। तो ये आपको क्लियर है। इससे पहले हमने बात की कि लोकतंत्र भी नहीं है, गणतंत्र भी नहीं है, निरंकुश राजतंत्र है, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, इसका एग्जांपल आप मुझे बताइए। अभी मुझे दिखा था किसी बच्चे ने उस कंट्री का नाम लिखा था जहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की है आज भी, निरंकुश राजतंत्र है आज भी। बच्चों बताइए। भूमि सागर, गुड नाइट, थैंक यू। देखिए बच्चों, एब्सोल्यूट मोनार्की है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब में न लोकतंत्र है न गणतंत्र है। क्लियर है। अब यहां पे आते हैं, ऐसे देश जहां लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, इनको बोलेंगे लोकतांत्रिक गणतंत्र, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसे देश जहां लोकतंत्र भी है गणतंत्र भी है, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है, या कहें कि गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसे देश कौन से हैं आप बताइए जल्दी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंडिया है, इंडिया, यूएसए, ये दोनों देश इसी कैटेगरी में आते हैं। भारत में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है। भारत में जो हेड ऑफ स्टेट है उसका निर्वाचन होता है, अमेरिका में भी जो हेड ऑफ स्टेट है यानी राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है। फर्क दूसरा है, यूएसए और इंडिया में फर्क दूसरा यह है कि यहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन दोनों देशों का जो हेड ऑफ स्टेट है उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, यानी प्रेसिडेंट, और दोनों देशों में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। निर्वाचन प्रक्रिया अलग अलग है, वो क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स जो वे हैं, लोकतंत्र नहीं है लेकिन गणतंत्र हैं। इनको बोला जाएगा अलोकतांत्रिक गणतंत्र, अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बच्चों आप मुझे बताइए सोच के विचार करके अच्छे से कि कौन से देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र नहीं है लेकिन गणतंत्र हैं, और यहां पे गणतंत्र की वो परिभाषा लागू नहीं हो रही है जो भारत ने अपनाई है। भारत ने गणतंत्र की परिभाषा जो अपनाई है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र की परिभाषा है, उसमें लोकतंत्र निहित है। लेकिन एक दूसरी डेफिनेशन है गणतंत्र की जो नैरो डेफिनेशन है, संकीर्ण परिभाषा है, मिनिमम परिभाषा है, न्यूनतम परिभाषा है। और वो परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो वंशानुगत ना हो, बस इस बेस पर वो देश
खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। अब आप उन देशों के नाम बताइए जहां पे ऐसा है। नॉर्थ कोरिया, सार्थक जी ने बताया नॉर्थ कोरिया, वेरी गुड वेरी गुड। नॉर्थ कोरिया, चीन। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर कोरिया की व्यवस्था ऐसी है जो अलोकतांत्रिक है, लेकिन अगर संकीर्ण परिभाषा देखें गणतंत्र की, कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो वंशानुगत नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से चुन के आता है, चाहे इलेक्शन कितना भी मैनेज्ड क्यों ना हो, कितना ही रिग्ड क्यों ना हो। तो इस बेस पर उत्तरी कोरिया आ जाएगा, चाइना को शामिल कर लिया जाएगा। और अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप हिटलर की नाजी सरकार को शामिल कर सकते हैं, बेनिटो मुसोलिनी की फांसीवादी सरकार को इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। वो सभी अलोकतांत्रिक गणतंत्र थे। सोवियत यूनियन, सोवियत संघ को इसी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। चाइना का जो आधिकारिक नाम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि रिपब्लिक है और वो भी पीपल्स, लोगों का गणतंत्र, समझ रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऐसे भी केसेस हैं। यूएसएसआर बोला जाता है इंग्लिश में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। इसमें जो आर है वो भी रिपब्लिक है। सॉरी, मैं यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है वो नहीं क्लियर कर पा रहा हूं, लेकिन यूएसएसआर जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये क्लियर है। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी सोवियत संघ भी खुद को रिपब्लिक कहता है, लेकिन अनडेमोक्रेटिक है। पुराना जर्मनी भी होगा क्या? जी, हिटलर के जमाने का जो नाजी जर्मनी था वो इसी कैटेगरी में आएगा। वर्तमान चीन भी इसी कैटेगरी में आएगा। कुल मिलाकर आपने देखा कि राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं उनको चार भागों में बांट रहे हैं हम लोग। लोकतंत्र, गणतंत्र दोनों ही नहीं है, निरंकुश राजतंत्र हो गए, लोकतंत्र है गणतंत्र नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र हो गए, और इसी तरह लोकतांत्रिक गणतंत्र और अलोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत जो है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ये देख लेते हैं वैश्विक संदर्भ में, वैश्विक इतिहास पर एक नजर डाल के, कि कैसे विकास हुआ गणतंत्र का, गणतंत्र का विकास कैसे हुआ, और गणतंत्र का विकास किस राजनीतिक व्यवस्था से हुआ, किस प्रोसेस से हुआ, कितने समय में हुआ, और किसके माध्यम से हुआ। यहां भी राजनीतिक व्यवस्थाएं की ही बात चलेगी। गणतंत्र की ये डेफिनेशन है, नैरो डेफिनेशन। राष्ट्रपति जो होता है, हेड ऑफ स्टेट यानी राज्याध्यक्ष, उसके निर्वाचन में जनता की भूमिका होती है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और निश्चित कार्यकाल के लिए वो निर्वाचित होता है। ये क्लियर है आपको? अब यहां पे ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो निरंकुश राजतंत्र जो था, मध्यकाल में भारत में भी निरंकुश राजतंत्र था। सल्तनत काल के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुगल काल के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्राचीन काल में भी जाके देखोगे तो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वो सभी निरंकुश राजतंत्र थे। यूरोप में भी मध्यकाल में निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था थी। इसी से दो तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ। एक है संवैधानिक राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र, यानी एब्सोल्यूट मोनार्की जिन देशों में थी
उन देशों में जनता ने मांग की, आंदोलन किए, क्रांतियां की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए, बॉयकॉट भी किए, धरना प्रदर्शन भी किए, हड़ताल किए, कहीं रक्त रंजित क्रांतियां हुई, युद्ध भी लड़े गए। और निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर कुछ देशों में तो व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र में बदल गई। यानी राजतंत्र तो रहा, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में क्राउन मौजूद रहा, लेकिन उसकी शक्तियां उससे ले ली गई और जनप्रतिनिधि संस्थाओं का विकास हुआ। और वो शक्तियां जो थी, शासन करने की शक्तियां, वास्तविक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्तियां, वो जनप्रतिनिधि संस्थाओं में आ गई, जैसे कि संसद में। और राजा तो रहा, लेकिन उसके पास शक्तियां नहीं रही। वो सिर्फ सेरेमोनियल भूमिका को निभाने के लिए, सिर्फ नॉमिनल भूमिका को निभाने के लिए ही बचा रहा। संवैधानिक राजतंत्र। और ये जो व्यवस्था है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री। यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री, या कहीं इंग्लैंड की हिस्ट्री, ग्रेट ब्रिटेन की हिस्ट्री। वहां पे 1215 में एक डॉक्यूमेंट जो है वो एडॉप्ट करवाया गया राजा के द्वारा। जनता ने उस पर प्रेशर बना के एडॉप्ट करवाया, वो था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने वहां पे जनप्रतिनिधि संस्था की स्थापना करवाई ब्रिटेन में 1215 में, यानी कि मध्यकाल में जनप्रतिनिधि संस्था की स्थापना हो गई, जिसे पार्लियामेंट आप बोल सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। उस समय उसका कुछ और नाम हुआ करता था। उसके बाद का जो इतिहास है, यूनाइटेड किंगडम तो बाद में बना, ब्रिटेन ही था उस समय। तो वो इतिहास, एक तरफ तो राजा यानी राजतंत्र निरंकुश बना रहना चाहता है, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि संस्था वहां पे मौजूद है, लेकिन वो शक्तिहीन है। वो शक्तियां प्राप्त करना चाहती है, वो जनता के हाथ में अपने माध्यम से वास्तविक शक्तियां लेना चाहती है। और वो शक्तियां उसको लेनी होंगी किससे? निरंकुश राजा से, निरंकुश राजतंत्र से। तो ब्रिटेन का जो इतिहास है 1215 से बाद का, वो इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच के संघर्ष, फ्रिक्शन और कई बार तो युद्धों का इतिहास है। यानी जनप्रतिनिधि संस्था है, वो चाहती है कि एक्चुअल पावर रूल करने की मेरे पास आए, और राजा चाहता है कि वो मेरे पास ही रहे, एब्सोल्यूटली निरंकुश रूप से मैं शासन करूं। इसी टसल में इतिहास आगे बढ़ता है और 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वहां पे होती है, गौरवपूर्ण क्रांति उसको बोलते हैं। उसमें फिर से वहां पे संघर्ष होता है, एक राजा की जो है हत्या कर दी जाती है, एक दूसरे राजा को पद पे बैठा दिया जाता है, और उसके माध्यम से वहां पे जो है एक डॉक्यूमेंट जो है वो राजा के माध्यम से पारित करवाया जाता है, स्वीकार करवाया जाता है। वहां पे राजा थोड़ा वीक होता है और उस समय वो एक्सेप्ट कर लेता है और जनप्रतिनिधि संस्था को काफी सारी शक्तियां दे देता है। इलेक्शन वगैरह का प्रोसीजर जो है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाता है बेसिक लेवल पर। उसके बाद फिर ब्रिटेन का इतिहास और आगे बढ़ता है। 1707 में वहां पे यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है वो एस्टेब्लिश करी जाती है, वो और पावरफुल होती है। और इस पूरे इतिहास में होता क्या है कि जनप्रतिनिधि संस्था जो है, संसद, वो मजबूत होते चले जाती है और निरंकुश राजतंत्र नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर होता चला जाता है। और इसी तरह ब्रिटेन का इतिहास आगे बढ़ता है और वहां पे जो धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र जो है वो संवैधानिक राजतंत्र में बदल जाता है और रूल करने की शक्ति क्राउन के हाथ से निकलकर पार्लियामेंट में आ जाती है। आज की स्थिति यही है। वहां पे राजा है, क्राउन है, या तो राजा होता है या तो रानी होती है, और वो आजीवन अपने पद पर बना रहता है एक बार बनने के बाद। लेकिन उसके बाद उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। वास्तविक शक्ति पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट के दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो आम जनता के लिए है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो आपने देखा यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेकर कि निरंकुश राजतंत्र जो है वो कई सौ सालों के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है यूनाइटेड किंगडम में।
उसके बाद कुछ देशों में स्थिति ऐसी बनती है कि वहां पे निरंकुश राजतंत्र जो है वो गणतंत्र में बदल जाता है। यानी राजा को या तो मार दिया जाता है या तो उसे विस्थापित कर दिया जाता है या राजा भाग जाता है किसी दूसरे देश में, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है। हेड ऑफ स्टेट बनाया जाता है प्रेसिडेंट को, जिसका निर्वाचन होता है। फ्रांस का एग्जांपल ले सकते हैं। फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में। उससे पहले वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की यानी निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था थी। शुरू में जो फ्रांस में क्रांति करने वाले वर्ग थे, जनता थी, जनता के विभिन्न वर्ग थे, वो चाहते थे कि राजा के माध्यम से सुधार किया जाए, राजतंत्र के माध्यम से सुधार किया जाए, राजा बना रहे, राजा का जो इंस्टीट्यूशन है क्राउन का वो बना रहे और सुधार हो जाए, रिफॉर्म हो जाए, प्रो पीपल रिफॉर्म हो जाए। लेकिन राजा रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं था। राजा ने क्रांति को कुचलने की कोशिश करी, राजा वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तो 1792 में राजा को पकड़ के मार दिया गया। जनता ने उसको, क्रांतिकारियों ने उसको मार डाला। उसके बाद वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई। कुछ सालों तक वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित रही। उसके बाद नेपोलियन जो है वो पहले पॉलिटिकल पावर में आए, फिर उन्होंने खुद को जो है वहां का राजा ही घोषित कर दिया, फिर से राजतंत्र आ गया फ्रांस में। तो फ्रांस का जो इतिहास है वो इसी तरह से आगे बढ़ा और सैकड़ों सालों में कई बार फ्रांस गणतंत्र बना और कई बार बीच बीच में वो राजतंत्र भी बना। जैसे नेपोलियन ने खुद को राजा घोषित कर दिया था, वहां का किंग। उसके बाद एक नेपोलियन थर्ड हुए, उन्होंने खुद को किंग घोषित कर दिया था, किंग थे वो। तो कुल मिलाकर काफी टाइम बाद में जाके वहां पे फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई। फ्रांस के केस में आपने देखा कि निरंकुश राजतंत्र जो है वो कई चरणों से गुजरने के बाद फाइनली गणतंत्र बन गया। इसी तरह और भी देश थे। जर्मनी था, जर्मनी में निरंकुश राजतंत्र होता था। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया, उसमें जर्मनी पराजित हुआ और जर्मनी से निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया, जर्मनी बन गया गणतंत्र। क्लियर है? इसी तरह रूस, 1917 में रूस में सोवियत क्रांति हुई। सोवियत क्रांति के समय पर निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था को उखाड़कर फेंक दिया गया रूस से, और 1917 में रूस जो है वो बन गया गणतंत्र। ठीक है, तो हमने यूनाइटेड किंगडम को देखा, फ्रांस को देखा, हमने रूस को देखा, हमने जर्मनी को देखा। इसी तरह जापान में भी हुआ कुछ कुछ। हालांकि जापान में गणतंत्र नहीं आया, लेकिन जापान का जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, निरंकुश राजतंत्र था, वो धीरे 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 क्रमिक रूप से संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। जापान में ये ट्रांजिशन हुआ। तो यहां पे इस स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, पॉलिटी की क्लास है और आपको लग रहा होगा कि पिछले 10 मिनट से मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, लेकिन ये कहानी सुननी आपके लिए जरूरी है। इस कहानी से कई बातें निकल के आई। जो लोकतंत्र, गणतंत्र और इसी तरह के जो नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं, खास तौर पर यूरोप में, उनको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम हमें स्टोरी के रूप में उन्हें सुनना चाहिए। सर, फ्रांस किस कैटेगरी में आएगा? फ्रांस तो लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे, यानी अध्यक्षीय लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है। अनु गौतम जी, आपके सवाल का उत्तर ये है। ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, इसका फायदा यह है कि आपको ये समझ में आया होगा कि लोकतंत्र और गणतंत्र ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर आए, अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से आए, और जब वे फाइनली इंप्लीमेंट करे गए तो उनका जो रूप इंप्लीमेंट किया गया वो भी सब देशों में अलग अलग रहा।
उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थिति के हिसाब से। और इसी तरह भारत में हुआ। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो, सोच समझ के बताना कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, ये हर कोई जानता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले भारत की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था? भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 से पहले? ये आप लोग मुझे बताइए। और खास तौर पे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? बताइए। चलिए, इस प्रश्न के बारे में आप लोग सोचिए और सोच के मुझे बताइएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। जन जागरण संगठन कह रहा है संवैधानिक राजतंत्र। उत्तर तो सही है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले तो भारत का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था ही नहीं। भारत ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। भारत गुलाम था, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। भारत का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कुछ भी नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान को स्वीकार कर लिया और भारत बन गया गणतंत्र। इस बीच का जो समय रहा, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच का, उसमें भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो ये था कि भारत था संवैधानिक राजतंत्र। और राजा कौन था? ब्रिटेन का जो शासक था उस समय, वो भारत का शासक था, लेकिन संवैधानिक शासक था, एक्चुअल रूलर नहीं था, सिर्फ नाम मात्र के लिए शासक था। और उस समय संविधान की भूमिका में क्या था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उस समय भारत के संविधान की भूमिका निभा रहा था। और उससे पहले ब्रिटेन द्वारा भारत में इंप्लीमेंट किए गए कानून भी, जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इस तरह के जो कानून थे ये भारत का संविधान की भूमिका निभा रहे थे उस टाइम पे। और भारत का जो नॉमिनल हेड था, हेड ऑफ स्टेट था, वो था ब्रिटेन का महाराजा, जिसके प्रतिनिधि थे गवर्नर जनरल। क्लियर है? तो भारत का जो स्टेटस था इस बीच में 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में, वो संवैधानिक राजतंत्र का था। क्लियर है? अब हमने ये देखा कि निरंकुश राजतंत्र से दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुए। एक हुआ संवैधानिक राजतंत्र और एक हुआ गणतंत्र। अब ये देख लेते हैं कि निरंकुश राजतंत्र की कौन कौन सी फीचर्स थी जो बदल दी गई गणतंत्र में, जो चेंज हो जाती हैं। निरंकुश राजतंत्र में कहीं राजा बोला जाता है, कहीं सम्राट बोला जाता है, कहीं सुल्तान बोला जाता है शासक को, कहीं बादशाह, कहीं पादशाह, कहीं किंग बोला जाता है, कहीं क्वीन। और ये लोग जब सत्ता में होते हैं तो दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वंशानुगत तत्व, यानी हेरिडिटरी एलिमेंट, वंशानुगत होते हैं ये लोग। निरंकुश राजतंत्र जो है वो हमेशा वंशानुगत होता है। जैसे समुद्रगुप्त का बेटा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का बेटा कुमारगुप्त। जैसे अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और इसी तरह दूसरे देशों में भी, यूरोप में भी जाकर देखें तो यही व्यवस्था थी।
तो ये जो वंशानुगत तत्व है खत्म हो जाता है गणतंत्र में। गणतंत्र में आ जाता है निर्वाचन, चुनाव जनता करेगी। दूसरा जो तत्व होता है इंपॉर्टेंट निरंकुश राजतंत्र में, वो होता है दैवीय तत्व, यानी डिवाइन एलिमेंट, यानी कि डिवाइन राइट टू रूल। आपने अगर भारत का इतिहास पढ़ा हो तो कई शासक थे, या कहें कि काफी सारे शासक थे जो कहते थे कि हम जनता पर रूल कर रहे हैं क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अगर मुस्लिम शासक है तो उनमें से कोई अपने आप को, जैसे बलबन हुए हैं, बलबन बलबन अपने आप को बोलते थे, कहलवाते थे जिल्ले इलाही, यानी खुदा का साया, खुदा की परछाई। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है, यानी बलबन खुद को कहलवाते थे कि मैं, यानी कि बलबन यानी सुल्तान, पृथ्वी पर अल्लाह की छाया है। और इस तरह से वे प्रामाणिकता प्राप्त करते थे। प्रामाणिकता, शासन करने की प्रामाणिकता, जनता में अपने लिए स्वीकार्यता, खुद को विशेष दिखाते थे। इसी तरह एक शासक हुए हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, उन्होंने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, खुद को खलीफा ही घोषित कर दिया, यानी कि आध्यात्मिक लीडर, मुस्लिम समुदाय का आध्यात्मिक लीडर भी मैं हूं और पॉलिटिकल लीडर भी मैं हूं। मुबारक शाह खिलजी, यानी कि सुल्तान भी मैं हूं, खलीफा भी मैं हूं, स्पिरिचुअल लीडर भी मैं, पॉलिटिकल लीडर भी मैं, इसलिए मुझे रूल करने दो। तो इस तरह से वे प्रामाणिकता प्राप्त करते थे। एक शासक हुए खुसरो खुसरो शाह। खुसरो शाह सल्तनत काल में ही है। उन्होंने खुद को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था, पैगंबर का सेनापति। और इस तरह से उन्होंने अपना जो है रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी, यानी डिवाइन एलिमेंट को, दैवीय तत्व को खुद से जोड़ने की कोशिश करी थी। यानी मुझे शासन करने का दैवीय अधिकार है, और चूंकि मैं दैवीय शक्ति का प्रतिनिधि हूं इसलिए मैं किसी भी कानून से ऊपर हूं, मैं सर्वोच्च हूं, मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, वगैरह वगैरह। और इस तरह से वो निरंकुशता को जस्टिफाई करते थे, निरंकुशता को। यूरोप में भी ये डॉक्ट्रिन जो है डेवलप हुई है, डिवाइन राइट डॉक्ट्रिन। एब्सोल्यूट जो मोनार्क हुए हैं यूरोप में, वो इसका यूज करते थे अपनी एब्सोल्यूट पावर को जस्टिफाई करने के लिए। और इस डॉक्ट्रिन का पार्ट है कि मुझे डिवाइन राइट है रूल करने का, इसलिए मैं किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं हूं, किसी भी व्यक्ति के या संस्था के जो पृथ्वी पर मौजूद है, क्योंकि मुझे तो डिवाइन पावर ने रूल करने का निर्देश दिया है। तो इस तरह से वे अपनी निरंकुशता को जस्टिफाई करते थे। तो ये क्लियर हुआ आपको कि निरंकुश राजतंत्र में वंशानुगत तत्व होता है और दैवीय तत्व होता है। ठीक है। उसके बाद, और यहां पे विशेषाधिकारी वर्ग भी होता है। यह भी क्लियर बात है कि एक विशेषाधिकारी वर्ग होता है, प्रिविलेज्ड क्लास, जो वंशानुगत राजा, निरंकुश राजा की कट्टर समर्थक होती है। और राजा तरह तरह के विशेषाधिकार उस वर्ग को उपलब्ध कराता है ताकि शासन में उस वर्ग का लाभ उठाया जा सके और अपने शासन को बनाए रखने में उस वर्ग की सहायता ली जा सके। इसलिए यहां पे एक एलिमेंट और होता है, विशेषाधिकारी वर्ग, यानी कि प्रिविलेज्ड क्लास। ये फीचर देख लिया आपने। जब निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में बदलता है, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ, तो वहां पे राजा सम्राट तो होता है, किंग बोलते हैं, वहां पे क्वीन भी हो सकती है, लेकिन वो हेड ऑफ स्टेट बन जाता है। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट बन जाता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहता। गवर्न करने की पावर उससे ले ली जाती है और वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाती है। और प्राइम मिनिस्टर होता है जनता का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि संस्था के प्रति जवाबदेह। ठीक है। और यहां पे संवैधानिक राजतंत्र में वंशानुगत तत्व ये तो रहता है,
क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र में राजा का बेटा राजा या राजा की बेटी राजा क्वीन बनती है, ये तो क्लियर है। जैसा अभी ब्रिटेन में हुआ कुछ वर्षों पहले, वहां की महारानी की मृत्यु हुई तो चार्ल्स थर्ड जो है वो शासक बने, क्लियर है। तो संवैधानिक राजतंत्र में वंशानुगत तत्व तो होता है, लेकिन दैवीय तत्व समाप्त हो जाता है। डिवाइन राइट टू रूल समाप्त हो जाता है। रूल करने की पावर अब जनता से आएगी, किसी डिवाइन अथॉरिटी से नहीं आएगी, क्लियर है। रूल करेगी जनप्रतिनिधि संस्था, जनता के प्रतिनिधि रूल करेंगे और उनको पावर मिलेगी जनता से, यानी बॉटम अप सिस्टम। दैवीय एलिमेंट से पावर आएगी और राजा रूल करेगा, यह सिस्टम समाप्त। जनता की भूमिका इस सिस्टम में होती है। जनता की भूमिका दो तरह से होती है संवैधानिक राजतंत्र में। एक तो जनता डायरेक्ट रूल करती है अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। दूसरा, अगर राजा के इंस्टीट्यूशन को, राजा के अस्तित्व को बना के रखा जाता है तो इसमें जनता की स्वीकृति होती है। यूनाइटेड किंगडम में और कई देशों में, जैसे जापान वगैरह कई देशों में आज भी राजतंत्र है, भले ही उसके पास शक्तियां ना हो, तो उस राजतंत्र को जनता में सपोर्ट है उसी रूप में, बिना शक्ति के, राज्याध्यक्ष के रूप में। तो जनता की भूमिका है। दैवीय तत्व जो है वो नहीं है, दैवीय तत्व नहीं होता, वो समाप्त हो जाता है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट आ जाता है। वंशानुगत तत्व रहता है। लेकिन यदि निरंकुश राजतंत्र गणतंत्र में बदल जाए या संवैधानिक राजतंत्र गणतंत्र में बदल जाए आगे चलकर, तो फिर परिस्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जनता की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी चुनती है, जनता हेड ऑफ स्टेट को भी चुनती है, जनता सरकार के अध्यक्ष को भी निर्वाचित करती है यानी प्रधानमंत्री को, और जनता राष्ट्रपति यानी राज्य के अध्यक्ष को भी निर्वाचित करती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निश्चित कार्यकाल के लिए। और यहां पे कोई भी विशेषाधिकारी वर्ग नहीं बचता, जनता समान हो जाती है संविधान के माध्यम से। यहां पर भी कोई विशेषाधिकारी वर्ग नहीं होता, विशेषाधिकारी वर्ग सिर्फ यहां होता है। दैवीय तत्व सिर्फ यहां होता है, ना यहां होता ना यहां होता। वंशानुगत तत्व यहां होता है, यहां भी होता है, यहां नहीं होता। क्लियर है आपको? यह कंपैरिजन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन भारत में गण संघ के नाम से कुछ राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में थी, यानी पॉलिटिकल यूनिट्स। प्राचीन भारत में गणतंत्र, गणतंत्र नहीं, इसको हम बोलेंगे गण संघ। प्राचीन भारत में गण संघ क्या थे? गण संघ। गण संघ सुनने में लगता है ना गणराज्य जैसा, गणतंत्र जैसा कुछ। तो एक बार देखते हैं कि वो किस हद तक गणतंत्र थे। और ये बात हो रही है महाजनपद काल की। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो समझ सकते हैं कि महाजनपद काल कौन सा था। छवीं शताब्दी ईसा पूर्व। छवीं शताब्दी ईसा पूर्व। और यही काल था गौतम बुद्ध का काल। गौतम बुद्ध का काल। किसके काल की बात हो रही है? गौतम बुद्ध के काल की। और एक और पहचान इस काल की आपको बताऊं मैं, मौर्य काल से जस्ट पहले। मौर्य काल, अशोक मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य का काल, मौर्य राजवंश के शासन से एग्जैक्ट पहले की बात हो रही है। तो इस काल में दो तरह की राजनीतिक इकाइयां जो थी वो अस्तित्व में थी। दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स अस्तित्व में थी। एक को बोला जाता था महाजनपद,
और एक को बोला जाता था गण संघ। गण संघ, महाजनपद और गण संघ। महाजनपद में जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, महाजनपद थे बेसिकली 16। उस समय के जो बौद्ध स्रोत और जैन स्रोत अवेलेबल हैं, उनसे जानकारी मिलती है। उनमें सूची दी गई है 16 महाजनपदों की। इनमें जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, वो थी निरंकुश राजतंत्र की। निरंकुश राजतंत्र। कौन कौन से थे महाजनपद, उनमें से कुछ के नाम मैं ले लेता हूं, आपको रिलेट करने में आसानी होगी। जैसे मगध, जैसे अंग, जैसे अवंती, जैसे काशी, जैसे कोसल, कुरु, पांचाल, कंबोज, इसी तरह से। और मगध के तो शासकों के नाम आपने सुन भी रखे होंगे, जैसे अजात शत्रु। अजात शत्रु का नाम आपने सुना होगा। तो महाजनपद काल में दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स थी। निरंकुश राजतंत्र जिन्हें महाजनपद बोला जाता है, और गणसंघ। गणसंघ ऐसी पॉलिटिकल यूनिट्स थी जिनमें उस समय जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जनता की भूमिका, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कुछ नाम मैं कोट कर देता हूं, कौन कौन से गणसंघ थे। शाक्य, कोलीय, लिच्छवी, मल्ल आदि। वज्जी संघ, ये सभी गणसंघ थे जिनमें जनता की भूमिका थी। लेकिन जनता का मतलब ये नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम थे, ऐसा नहीं है। ये देखिए, गण का मतलब होता है जनजाति। और संघ का अर्थ है, उस काल की बात कर रहा हूं, विमर्श सभा। उस समय जब ये शब्द प्रचलित था इतिहास में, उस समय क्या अर्थ था गण संघ का। गण और संघ दो शब्दों से मिलकर बना गण संघ। तो उस समय जो गण का अर्थ था वो था जनजाति, और उस समय जो संघ का अर्थ था वो था विमर्शी सभा, यानी डिलिबरेटिव बॉडी। तो गण संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके दो स्तंभ थे। एक तो राजा होता था और एक होती थी सभा। सभा में कुलीन वर्ग के कुछ लोग जो हैं, मतलब काफी संख्या में, लेकिन कुलीन वर्ग के लोग, आम लोग नहीं, गरीब लोग नहीं, कुलीन वर्ग के लोग, वो भाग लेते थे, विचार विमर्श करते थे, सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते थे और महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। और राजा उनके साथ कोऑर्डिनेट करता था। राजा एब्सोल्यूटली पावरफुल नहीं होता था। गणसंघों में राजा जो होता था, राजा होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन होता था। जो विमर्शी सभा की बात हमने करी, उसके सदस्य कुछ कुलीन परिवारों में से राजा को निर्वाचित करते थे, चुनते थे और उसको नियुक्त करते थे। और राजा नियुक्त होने के बाद एब्सोल्यूटली बिहेव नहीं करता था। राजा जो है सभा, विमर्शी सभा से विचार विमर्श करके ही कोई डिसीजन लेता था। और ये जो विमर्शी सभा थी, यानी डिलिबरेटिव बॉडी थी गणसंघों की, इसके पास वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्तियां होती थी। यानी ये कोई नाम मात्र की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। हालांकि यहां इसमें जो रिप्रेजेंटेशन था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, ये एरिस्टोक्रेसी थी, कुलीन तंत्र। लेकिन जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे वो भी सैकड़ों में हो सकते थे, हजारों में भी हो सकते थे। वो लोग एक्चुअल पावर इंजॉय करते थे, एक्चुअल पावर उनके पास होती थी। राजा पर वो चेक एंड बैलेंस रखते थे। राजा उनसे कोऑर्डिनेट करके ही कुछ कर सकता था और राजा को निर्वाचित किया जाता था। यह महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था गणसंघ का,
ये महाजनपदों में जो पॉलिटिकल सिस्टम था निरंकुश राजतंत्र का, वैसा नहीं था, ये अलग था। इसमें थोड़ा सा डेमोक्रेटिक एलिमेंट अप टू एन एक्सटेंट हम फील कर सकते हैं। एक लेवल तक ये डेमोक्रेटिक थे, क्योंकि यहाँ डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, जनता की प्रतिनिधि एक बॉडी मौजूद है, हालांकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है पूरी तरह से। तो ये एक इनोवेटिव टाइप का एक्सपेरिमेंट उस समय भारत के इतिहास में देखने को मिलता है, जिसके आधार पर कुछ इतिहासकार ये बोल देते हैं कि भारत में तो प्राचीन काल में डेमोक्रेसी थी। ये भी बोल दिया जाता है कि भारत में तो गणतंत्र या गणराज्य जो है वो प्राचीन काल के समय से है। लेकिन अब तक जो जानकारी गणसंघों के संबंध में प्राप्त हुई है वो यही है जो मैंने आपको बता दी। और जानकारी मिलेगी तो और स्थिति स्पष्ट होगी कि वो जो विमर्शी सभा होती थी गणसंघ में, वो कितनी रिप्रेजेंटेटिव थी, कितना प्रतिनिधित्व उसमें होता था, कितनी पावर उसमें होती थी, राजा के निर्वाचन नियुक्ति में कितनी भूमिका उसकी होती थी। इस पर जैसे जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च आगे बढ़ेगी तो और फैक्ट सामने आएंगे, तो और स्थिति क्लियर होगी। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखना, इस पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्या भारत में प्राचीन काल में ही गणतंत्र थे या गणराज्य थे या लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व में थी, या भारत में क्या प्राचीन काल में ही जनप्रतिनिधि संस्थाएं मौजूद थी। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप जो है इस के आधार पर दे सकते हैं। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपने गणतंत्र, गणतांत्रिक व्यवस्था के कई पहलुओं को काफी अच्छे से समझा होगा। भारत में किस तरह की गणतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत के संविधान के कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से अनुच्छेद या प्रस्तावना के कौन से शब्द ऐसे हैं जो भारत को स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र बना देते हैं। जुडिशरी का कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण फैसला है जो भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में और ज्यादा मजबूती से स्थापित कर देता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर गणतंत्र और लोकतंत्र के कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, किस किस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं, गणतंत्र की संकीर्ण परिभाषा क्या है, गणतंत्र की वृहद परिभाषा क्या है, भारत ने कौन सी परिभाषा अपनाई है, उत्तर कोरिया, चीन जैसे देश गणतंत्र की कौन सी परिभाषा अपनाते हैं, क्योंकि वो भी खुद को रिपब्लिक कहते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत में गणतंत्र थे, गणराज्य थे, लोकतांत्रिक बॉडीज थी, क्या ऐसा था या नहीं था या किस हद तक था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने जाने, आप इन पर विचार कीजिएगा। उम्मीद है क्लास अच्छी रही होगी, आपको समझ में आई होगी। नाइस सेशन, अमेजिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। शिवम जी धन्यवाद बोल रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम, ओके सर, नाइस सेशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार, कल मिलते हैं अगली क्लास में।